सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस आपके दुर्ग विश्वविद्यालय के लिए है या रविशंकर में आप पढ़ते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका जो मास्टर का जो सिलेबस है उसमें यह सिलेबस इंक्लूडेड है, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे आज नस्ट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। नस्ट इक्वेशन, चलिए बात करते हैं। हाँ, इससे पहले आपका जो लेक्चर था जिसमें मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस किया था, जो प्रीवियस लेक्चर, उसके एक बार जाके जरूर देखिएगा। उसमें मैं आपको क्या पढ़ा दिया बता रहा हूँ आपको। अभी तक हमने क्या क्या देखनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में मैंने देख ली, बता दिया पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो इसमें आपको बताया था दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका वोल्टेइक सेल होता है, वोल्टेइक सेल होता है, और एक होता है आपका नॉन वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल, या आपको बोलते हैं इसको या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या गैल्वेनिक, ये देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। इसमें आपको बताया था कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी होता है जनरेट होता है केमिकल एनर्जी में, या कैसे केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चलिए आज बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नस्ट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है नस्ट इक्वेशन, और उसके बारे में देखेंगे, इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। पहले इसका इनिशियल जो लेक्चर है उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या बोलता है? द नस्ट इक्वेशन रिलेट्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल to the concentration activities of the ions involved in the redox reaction। redox reaction में जो इलेक्ट्रो इन्वॉल्व हो रहा है, जो आपका आयंस है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेट करके बताता है। एंड आल्सो इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ये सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है ये जो इक्वेशन है। ये देखिए आपका, ये आपका है, साइंटिस्ट का नाम है, उनका पूरा नाम क्या है? वॉल्टर हर्मन वोन नस्ट। पूरा नाम क्या है इनका? वॉल्टर हर्मन वोन नस्ट। और एक ये जर्मन साइंटिस्ट हैं, जिनको इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो थर्मोडायनेमिक के फील्ड में मिला था। हिज नोबेल प्राइज हावेवर वाज अवार्डेड इन द ऑनर ऑफ हिज पायोनियरिंग वर्क टू एस्टैब्लिश द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। इन्होंने जो फार्मूला फॉर्मुलेट किया था, वो इक्वेशन किसके काम आता है? रिलेटिंग द पोटेंशियल फॉर्म फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टू द इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंटेनियस कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट। चलिए बात करते हैं क्या है ये। सो द नस्ट इक्वेशन इज अ फंडामेंटल रिलेशनशिप। नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या नस्ट इक्वेशन को अगर आपको डेरिवेशन के लिए दिया या इससे कुछ क्वेश्चन दिए तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इसमें दो टर्म्स आएगा, देखना मैं इसको आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस बारे में बात करते हैं, यहाँ देखिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर सॉरी किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, यानी कि वो कितना ऑक्सीडेशन या कितना रिडक्शन उसमें हो रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो द नस्ट इक्वेशन इज अ फंडामेंटल रिलेशनशिप इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट गिव्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, या यूं कहे फुल सेल। अगर वो हाफ सेल की बात, एक सेल की बात करता है जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है तो हाफ सेल कहलाता है, और एक होता है फुल सेल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। इट शोज हाउ द सेल पोटेंशियल चेंजेस विद द कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड एक्टिविटी ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ये तीन कंडीशन में बात करता है कि कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है, या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है, और एक्टिविटी जो आपका रिएक्टिंग स्पीसीज है उसके अकॉर्डिंग कैसे आपका जो सेल पोटेंशियल है वो चेंज होता है। सो अगर हम किसी जनरल रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन स्पीसीज है, एक इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? आपका रिडक्शन का प्रोसेस होगा। सो ऑक्सीडेशन। अब अगर इस नस्ट इक्वेशन को हम एट स्टैंडर्ड कंडीशन को लेते हैं 25 डिग्री के लिए, तो एक फार्मूला आपके सामने आता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.591 अपॉन एन, ये नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होता है, लॉग रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ये आपका फाइनल इक्वेशन है। अब इसको हम देखते हैं डेरिवेशन कैसे करते हैं इसको। अगर हम फुल सेल के लिए इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन इज इक्वल टू, यहाँ पे सब लिख के दे दिए क्या है, लॉग क्यू। सो वेयर क्यू इज द रिएक्शन कोशेंट, क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट होता है। और इसका यूज क्या है? प्रेडिक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन के लिए अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करता है तो नस्ट इक्वेशन हेल्प करता है। सेकेंडली है कैलकुलेटिंग पीएच यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो पीएच भी इससे मेजर कर सकते हैं। एक्सप्लेनिंग कंसंट्रेशन सेल और रिलेटिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो भी इसकी इक्वेशन बहुत काम आता है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा डेरिवेशन ऑफ द नस्ट इक्वेशन। क्या है इस डेरिवेशन को कैसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं, बहुत एकदम
शॉर्टकट नोट्स के तौर पे मैं आपको दिया हूँ, इसमें कोई भी आपको इधर-उधर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कंसीडर अ जनरल रेडॉक्स रिएक्शन, एक रेडॉक्स रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें आपका ए कोई मोल है, उसका एक स्पीशीज़ है, बी कोई मोल है, उसका बी स्पीशीज़ है, यानी कि बी मोल ले रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका प्रोडक्ट बन रहा है सी और ये डी। ठीक है, मतलब ये अगर कोई स्पीशीज है तो उसका नंबर ऑफ ये सी है, मोल जितने भी मोल्स है और डी का ये डी। अब स्टेप वन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। हमको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई, जहाँ पे एफ क्या है आपका फैराडे होता है। ठीक है, और ई इज इक्वल टू आपको एनर्जी, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, एन एफ ई होता है ये। अब यही चीज को अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में लागू करता हूँ, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉट लग जाएगा, एन एफ ई नॉट। नाउ सेकंड स्टेप क्या है, फ्री एनर्जी चेंजेस अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक में एक रिलेशनशिप आपने पढ़े होंगे, जब आपने चैप्टर 2 पढ़े होंगे तो ध्यान रखना, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको थर्मोडायनेमिक्स से आता है, आर टी एल एन क्यू। अब क्या करना है, इस डेल्टा जी के जगह में ये वैल्यू को रख देना है, ये देखिए। लेकिन हमको एक पता है, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम एक जानते हो आपने, कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या है, Q आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट था, तो ये देखिए C की पावर में आपका जो मोल्स रहता है वो लग जाता है C, ये वाला है, ये देख रही है, इसके ऊपर में C हो जाएगा, फिर ये आपका D हो जाएगा। इसी वजह से आपका ये एक इक्वेशन यहाँ निकल के आता है, Q इज इक्वल टू हो जाएगा C टू द पावर C प्लस हो जाएगा D, और ये हो जाएगा A, और आपका हो जाएगा B। अब इस क्यू की वैल्यू को, इस क्यू को अगर हम दोनों इक्वेशन कंबाइन करते हैं, तो डेल्टा जी का जो एक्सप्रेशन निकल के आता है एन एफ ई, कुछ नहीं किए हैं, इस डेल्टा जी के हम क्या रखे हैं, ये आपका डेल्टा जी के हम एन एफ ई को रखे हैं। यहाँ देखिए, ये एन एफ ई नॉट हो गया, और यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड नहीं है तो सिर्फ एन एफ ई रहेगा, ये वाला इक्वेशन देखिए, ये, तो इस डेल्टा जी की वजह हमें क्या रखे हैं, हमने एन एफ ई रखा है, तो यहाँ इसको रख दिया, और डेल्टा जी नॉट के जगह हम क्या रखें, इसको रखें, तो इसको यहाँ रख दिए, बस इक्वेशन को हमने कंबाइन किया है। सो कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन वी गेट दिस, ए माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। एक बार इसको लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ है। अब दोनों साइड को माइनस एन एफ से डिवाइड कर दीजिएगा, तो एक जनरल जो नस्ट इक्वेशन आएगा, यहाँ से देखिए एन एफ से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ई, और इधर भी हो जाएगा एन एफ, तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा ई नॉट, और इधर क्या बचेगा, आर टी एल एन। अब बचे नीचे में क्या आ जाएगा, एन एफ। ठीक है, अब टोटल जो लास्ट फार्मूला है, अगर हम तीनों को देखते हैं तो एक अगर स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए लेते हैं, आर का वैल्यू होता है गैस कांस्टेंट, आपको पता ही होगा आर का क्या है, गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है 2298 केल्विन, जिसको आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, और आपका एफ क्या है, आपका कूलम्ब है, फोर्स है। ठीक है, फैराडे जो रहता है आपका, तो ये कितना आ जाएगा, 96485, जो आपका कूलम्ब फार्मूला। नाउ कैलकुलेट, अगर तीनों वैल्यू को हम रखते हैं, ठीक है, तीनों वैल्यू अगर हम रखते हैं तो आर टी अपॉन एन एफ निकालना है हमको। आर की वैल्यू पता है आपको, ये आपका टेम्परेचर की वैल्यू है, ये आपका एफ की वैल्यू है, तो टोटल आपका वैल्यू कैलकुलेशन के बाद 0.0257 आता है। ये कब आता है आपका, अगर हम नेचुरल लॉ को कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए इसी को, तो कितना आ जाएगा, आर टी अपॉन एल एफ, और यहाँ हो जाएगा एल एन क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एल एन क्यू, और लॉग क्यू हो जाएगा, तो 2.303 आर टी अपॉन एन। So the total final formula will be your this, E is equal to E naught upon 0.059 upon N, सबकी वैल्यू आपने रख दिया, log Q। So this is the commonly used Nernst equation at room temperature। जो फाइनल नस्ट इक्वेशन की अगर बात करेंगे, एकदम फाइनल, आपको एग्जाम में इसको लिखना है, E is equal to E naught minus 0.0591 upon N और log Q। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये वाला फार्मूला। तो जब भी ये एनर्जी के टर्म्स में देते हैं, गिब्स एनर्जी के फ्री टर्म्स में देता है, ये आपको क्वेश्चन में लिख के देगा। अगर आपको डेरिवेशन पूछ रहा है तो यहाँ से आप लिखिएगा, ये देखिए, ये कि पूरा नोट्स के तौर पे नस्ट इक्वेशन आप लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अब मैं आपको बोला था, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नोट्स शेयर करूंगा। आप लोगों ने कोई भी कमेंट नहीं किया वीडियो में, वीडियो कैसा है कुछ भी आपने बताया नहीं, तो मैं आपको बोला था अब या तो इसको लिख लीजिए, अदरवाइज मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप नहीं देख रहे हैं, एग्जाम टाइम देखेंगे, जितना भी टाइम देखेंगे आप इस लेक्चर को, आपको समझ आना चाहिए। कुछ भी नहीं किया हूँ इसमें, पूरा बस एक एक स्टेप से आपको बताते गया हूँ। यहाँ देखिए पूरा यहाँ तक आपका इक्वेशन था, अब इसको डेरिवेशन यहाँ से करना सीखे, कैसे लिखना कैसे आप, क्योंकि एग्जाम में आपको जानना जरूरी नहीं है, आप जानते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
आपको लिखना आना चाहिए, अदरवाइज आपको मार्क्स कैसे मिलेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो गया आपका स्टेप वन। फिर आपका यहाँ से देखिए एक फार्मूला याद रखिए, डेल्टा जी इज इक्वल, ये वेल नोन फार्मूला है, ये हमको पता है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए इसमें नॉट लगा देंगे, ये ई नॉट और जी नॉट। अब दोनों को यहाँ पे एक और इक्वेशन हमको पता है, तीन इक्वेशन पता है, ये डेल्टा जी इज इक्वल ये भी हमको पता है। अब दोनों की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। ठीक है, दोनों की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। अब फाइनल आपको याद होना चाहिए, जो नस्ट इक्वेशन का जो फाइनल इक्वेशन है ये आपको याद होना चाहिए। तब जाके इसको या आप डिराइव भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप मैथ्स वाले हैं तो बहुत इजी रहता है आपके लिए। सो नो प्रॉब्लम, आप मास्टर्स में हैं तो कोई बायोलॉजी कोई वो नहीं है, आप केमिस्ट्री के बच्चे हो, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, और इसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप जिस भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, अगर आप दुर्ग विश्वविद्यालय से हो या आप रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ देखिए, ये वीडियो किन के लिए है, अगर आप दुर्ग विश्वविद्यालय से हो या कोई पंडित रविशंकर के बच्चे हो या कोई आप सरगुजा के बच्चे होंगे, ठीक है, सरगुजा या कोई बस्तर से होंगे या कहीं से भी होंगे, ये टॉपिक हर ये टॉपिक क्या है, हर सिलेबस में है नस्ट इक्वेशन, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकदम। ठीक है, पहला वाला लेक्चर आप देख लीजिए जिसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया हूँ। इसके बाद हम और जो बचा हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या आपका टॉपिक बचा हुआ था, शायद लास्ट में आपको मैं सिलेबस डिस्कस किया था। ये देखिए, ये वाला टॉपिक बचा था आपका, हाँ यहाँ देखिए, ये प्रीवियस लेक्चर का ही है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको पढ़ा दिया है इतना। ठीक है, रेडॉक्स सिस्टम देखेंगे, रेडॉक्स सिस्टम में क्या है, वही सिस्टम है जो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करता है, ठीक है, वही रेडॉक्स सिस्टम की बात है, वही है। अब ये हमने देख लिया नस्ट इक्वेशन, ठीक है, क्या देखिए हमने, नस्ट इक्वेशन हमने देख लिया। यहाँ तक कि पूरा क्या किसके बारे में बात करता है, सेल पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या कोलरॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। किस बारे में बात करता है कोलरॉस लॉ, या कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस काम करता है, इसके बारे में देखेंगे। और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कशन किया था, देखिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ज्यादातर आपका डिबाई हकल सागर में आया है। ये देखो व्हाट इज कोलरॉस लॉ, ये पूछा गया है, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, ऐसा कोई अपने से मैंने बनाया नहीं हूँ। ये देखिए डिबाई हकल सागर हर बार दो दो तीन तीन बार पूछा है। ठीक है, तो जितने बार की भी मैं क्वेश्चन पेपर देखो, आप भी अपना प्रीवियस ईयर देखिए, 2000 से लेके 2021 से लेके तो 2024 तक का जो क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है, उसको देखिए, ये क्वेश्चंस आया ही आया है। तो आपके पास लिखने के लिए होना चाहिए कि आप, अदरवाइज क्या है, हाँ हमको आता तो है लेकिन हमने लिख नहीं पाया क्योंकि आपके पास प्रॉपर स्टैटिक नोट्स नहीं थे। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे ध्यान देंगे, अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करना है, बहुत जल्दी एग्जाम आने वाला है, जितना आपके पास हो सकता है आप नोट्स कलेक्ट करिए और इसको पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये हो गया, और ये तो पढ़ाई दिया हम, बचाइए, ये भी हो गया। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कोलरॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर देखते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, डिबाई हकलॉन सागर, धीरे धीरे इसको मैं करते चलता हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट सर कि थर्मोडायनेमिक है आपका, ये देखिए केमिकल डायनेमिक, इसके बारे में बात कीजिए। भाई एक एक करके करेंगे। ठीक है, कि आपका इसमें तीन मेजर है, एक तो आपका केमिकल डायनेमिक है जिसमें आप केमिकल काइनेटिक पढ़ते हैं, ये वाला टॉपिक है। इसमें ये जनरल जो केमिकल डायनेमिक है इससे थोड़ा सा आगे का पार्ट है, मतलब जो हम 11 12th में पढ़ते हैं ना, उससे थोड़ा सा एडवांस्ड केमिकल डायनेमिक है। चलिए, ये तो रहा आपका सिलेबस का फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। एक बार वीडियो को देखिए, ये वाला जो पार्ट था ये तो मैं लास्ट वीडियो में बता दिया था। और ये हो गया आपका पूरा यहाँ तक डेरिवेशन। ठीक है, और अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो कमेंट करिएगा कि सर हमको प्रेजेंटेशन चाहिए, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, थैंक यू।